हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। इस वीडियो में मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो भारत में जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इस पर मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इंग्लिश हमारे देश में जब अंग्रेज़ आए तो अपनी भाषा को भी लेकर आए, तो मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि अंग्रेज़ों का काम आसानी से हो सके। उन्होंने एक ऐसा क्लास पैदा कर दिया जो इंग्लिश बोल सकता था। तो उन्होंने पहले ऑफिसर्स की एक टीम तैयार की जो ICS यानी आज जो IAS हो चुका है, वह टीम बनी। तो ऑफिसर क्लास के लोग थे और उस समय इंग्लिश को इंडिया में बड़ा एलीट लैंग्वेज समझा जाता था। और यह कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी है कि इंग्लिश को हम हमारे देश में, भारत में थोड़ा ऊंचे नज़र से देखा जाता है। तो अब ये जो है, ये अंग्रेज़ों के आने के कारण यह बात हुई थी। और चूंकि ब्रिटिश लोग बहुत एडवांस थे टेक्नोलॉजिकली, मैं कल्चरली नहीं कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजिकली वो ज़्यादा एडवांस थे, उनके यहाँ एजुकेशन ज़्यादा था। तो क्या होता है कि एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि हर इंसान अपने से ऊपर वाले को देखता है। तो इंग्लिश का एक स्टेटस बन गया। जिनको इंग्लिश आती थी उनको जॉब भी मिलने लग गया आसानी से ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो इस तरह से इंग्लिश का लेवल जो है थोड़ा हाई हो गया समाज में। और दूसरी बात यह होती है कि यदि आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितना साहित्य, विशेषकर टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, साइंस वगैरह में जितनी बुक्स हैं, उतना दूसरी भाषा में नहीं है, विशेषकर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो। क्योंकि हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, इनका विकास उतना नहीं हुआ है। तो इसलिए जब तक इनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम साइंस और टेक्नोलॉजी को हम उन भाषाओं में अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ा सकते। तो हमें इंग्लिश भी साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। तो दूसरी बात होती है कि ब्रिटिश लोग जो थे वो बड़ा ओपन माइंडेड थे, एक सेंस में कि वो जहाँ भी गए, एक तो उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, तो इसलिए वो समुद्र के रास्ते जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए। अमेरिका भी ब्रिटिश के अधीन था और अमेरिका को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से 1776 में, और उन्होंने तो लड़कर आज़ादी ली थी। खैर, तो अब वहाँ भी, और अमेरिका तो ऐसा कंट्री है जहाँ नॉर्मली जो एंसेस्टर्स, जो पूर्वज हैं, वो बाहर से ही आकर सेटल किए हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि अमेरिका इज़ ए लैंड ऑफ सेटलर्स। अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो जब हम अमेरिका कहते हैं, इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये बात होती है। और दूसरी बात होती है कि हम लोगों ने इंग्लिश को एक्सेप्ट किया और देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी किताबें, जितना साहित्य, जितना ज्ञान उपलब्ध है, और वह दूसरी भाषा में नहीं है। और यह तो क्रेडिट देना पड़ेगा यूरोपियंस को और अमेरिकन्स को कि मॉडर्न लाइफ की बहुत सारी जो ज़रूरत की हमारी चीज़ें हैं, ये गिफ्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ही है। जो भी हम पहनते हैं, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, ये सब तो यूरोप और अमेरिका की ही देन है, जिसको दुनिया आज उसका उपभोग कर रही है। तो इसीलिए ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना कि हम बात बड़ी करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हम क्षेत्रीय मानसिकता में आ जाते हैं कि हम ईस्ट अलग मानते हैं, वेस्ट अलग मानते हैं। ठीक है, वाकई दोनों अलग हैं, लेकिन मेंटली हमारी ऐसी तो मैच्योरिटी हमारी होनी चाहिए कि हम सबों को अपना समझे। केवल सांस्कृतिक बातें करने से नहीं होता है, बल्कि संस्कृति को हम कितना फॉलो करते हैं वह बहुत ज़रूरी है। और भारत की संस्कृति तो कमाल की संस्कृति है, जिसने बहुत सारी भाषाओं को, बहुत सारे धर्म के लोगों को अपने में समावेशित किया है।
तो यहाँ पे सब भाषा और सब धर्मों के लोग बहुत अच्छी तरह रहते हैं और एक कल्चरल एक्सचेंज भी होता रहता है। लोग एक दूसरे के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते हैं। तो दूसरी बात ये होती है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत को जब आज़ादी मिली उसके पहले जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें आप देखें तो गौर करेंगे कि जितने भी हमारे प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स थे, सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। क्योंकि जितने भी थे, सरदार पटेल हो, नेहरू हो, ये सब जितने थे, ये सब बैरिस्टर होकर आए और लंदन से उन्होंने पढ़ाई की, फिर इंडिया में आए और तब तो इंग्लिश मीडियम से उन्होंने पढ़ाई की थी। तो नेहरू को ले, गांधी को ले, पटेल को ले, सुभाष चंद्र बोस को ले, तो इंग्लिश को उन्होंने तोड़ने के रूप में नहीं देखा बल्कि जोड़ने के रूप में देखा। हम अंग्रेज़ों से भले हम उनके प्रति हमारा रिएक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अंग्रेज़ी के प्रति क्यों? क्योंकि भाषा का जो मेन फंक्शन होता है वो कनेक्ट करती है। जब हम इस मानसिकता में आ जाते हैं तो फिर भाषा के विवाद में हम नहीं पढ़ते हैं। यदि हम एक दूसरी भाषा को भी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात होती है कि जब हम अपनी भाषा, मतलब हमारे क्षेत्र की जो भाषा है, जैसे तमिल है, तमिलनाडु में तमिल है, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, केरला में मलयालम है, तो अपनी भाषा में जब हम बड़े होते हैं, क्योंकि बचपन से हमारे माँ बाप ने हमसे उसी भाषा में बात की है और हम बड़े हुए हैं, तो वह भाषा जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है वो हमारी आत्मा को छूती है, क्योंकि हम उसमें पलकर बड़े होते हैं। और बाद में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस जब स्कूल एजुकेशन में पता चलता है तो हम एक दूसरी भाषा को सीखते हैं, और जब बहुत अच्छा सीख लेते हैं तो वह भी हमारी आत्मा को छूने लगती है। क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज पहले हमारे दिमाग को छूता है, हम दिमाग लगाने लगते हैं कि कैसे हम इस भाषा में किसी बात को कहेंगे, और जितनी सहजता से हम अपनी भाषा में, जिसमें हम पलकर बड़े हुए हैं, उसमें जितनी सहजता से हम कहते हैं, उतनी सहजता संभवतः फॉरेन लैंग्वेज, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में नहीं आती, जब तक हम उसके संपर्क में एक लंबे समय तक नहीं रहे हैं। बहुत इंग्लिश पढ़ते पढ़ते भी माइंड की ट्यूनिंग ऐसी हो जाती है कि आप हिंदी नहीं सोचेंगे, वो अपने आप इंग्लिश में ही आप दिमाग में आपके बात आ जाएगी और आप सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे, बात करने लगेंगे, लिखने लगेंगे। इसलिए बहुत सारे वीडियोस मैं देखता हूँ और उसमें कहते हैं कि इंग्लिश में कैसे सोचें। इंग्लिश में कैसे सोचेंगे? सोचना होता है, उसको भाषा में नहीं बांटा जाता है। आप जिसके संपर्क में ज़्यादा रहते हैं वही भाषा आपके दिमाग में आती रहती है, और तब क्या होता है, जब वो आदत एक बन जाती है, तब क्या होता है कि बिना आपके प्रयास के वो शब्द जो इंग्लिश के शब्द हैं या हिंदी के शब्द हैं या तमिल के शब्द हैं, आप जिसके संपर्क में भी रहते हैं वह अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी और आप बोलने भी लगेंगे, लिखने भी लगेंगे। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम संपर्क में नहीं रहेंगे तब तक हमारी आदत बन नहीं सकती, और जब आदत बन जाती है तो वह सहज भाव से हम बोलने लगते हैं, सहज भाव से लिखने लगते हैं। दूसरी बात होती है कि भाषा विवाद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भाषा विवाद में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। जैसे आप फ्रांस जाते हैं तो यदि आपको फ्रेंच भाषा आती है तो आप बहुत सहजता से लोगों से घुल मिल सकते हैं, लेकिन आप फ्रेंच नहीं जानते हैं तो इतनी परेशानी होगी, क्योंकि फ्रेंच लोग यदि इंग्लिश जानते भी हैं तो वो सबसे पहले अपनी मातृभाषा बोलते हैं, वो फ्रेंच में ही आपसे बात करना चाहेंगे। तो ये अपने देश के प्रति जो एक लगाव सा होता है, ये हम कह सकते हैं ऐसा होता है। और दूसरी बात है कि आगे जब हम बढ़ना चाहते हैं तो इन सब बातों से हमें ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ऊपर सोचेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए मेरा मानना है कि हिंदी जब आप बोलते हैं, जब लिखते हैं, तो आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए। और कितनी बार मैं देखता हूँ जो लोग रिएक्ट करते हैं कि नहीं इंग्लिश नहीं, ये अंग्रेज़ों की भाषा है, विदेशियों की भाषा है। ऐसे अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि उनकी जो हिंदी क्षेत्र के जो लोग हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी हिंदी क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ, उनको मैं देखता हूँ कि उनकी हिंदी भी अच्छी नहीं है।
वे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भेदभाव करते ही नहीं है कि भाई स्त्रीलिंग है कैसे हमें यूज़ करना है, पुल्लिंग है कैसे यूज़ करना है। बस बोलचाल में जैसे तैसे ग्रामर की टांग तोड़ के बोलते रहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही है, तो वहाँ ग्रामर के रूल्स को फॉलो कर दिया जाता है। तो इसीलिए लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वह अच्छी भाषा बोलता है, वो कोई भी भाषा बोले। तो इन लोगों के बारे में बता रहा था कि ये लोग जब लिखते भी हैं तो बड़ा अफसोस होता है, कितनी बार हैरानी होती है कि उनको भाषा का ज्ञान, उनकी अपनी मातृभाषा का उनको ज्ञान नहीं है। तो यह अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण होता है, और उन्होंने केवल एक विवाद उनको उठाना है, इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, एक समझदार व्यक्ति की तरह अपने आप को जब विकसित करता है, तो उसके मन में ये सब बात नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो देखेगा कि जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे काम की चीज़ है, तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा। और इसलिए भाषा विवाद से बचना चाहिए। आपकी इंग्लिश अच्छी है, बहुत अच्छा है, इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कीजिए। हिंदी आपकी अच्छी है, हिंदी में बात कीजिए। तेलुगु आपकी अच्छी है, तेलुगु में बात कीजिए। इसलिए ये भाषा विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि भाषा के आधार पर जब भारत में राज्यों का बंटवारा हो गया था, यह पर्सनली मुझे बुरा लगता है आज भी यह सोचकर, क्योंकि देश को ये तो भाषा के नाम पर तोड़ दिया गया लोगों को, यह मेरा ओपिनियन है। तो इसलिए भाषाई संकीर्णता के कारण ही ऐसा हुआ है। लोगों की उस समय के जो राजनेता थे उनकी संकीर्णता थी, मानसिक संकीर्णता थी, और इसको जब स्ट्रांगली कहेंगे तो मानसिक दिवालियापन था कि एक तो देश इतने साल बाद आज़ाद हुआ, 200 साल से अधिक के बाद देश आज़ाद हुआ, उसके बाद फिर आपने बांट दिया भाषा के नाम पर। और बहुत सारे विषय हैं जिन पर आज भी हमारा देश टूटा हुआ है, भारत टूटा हुआ है। तो मैं अपने जो वीडियोस बनाता हूँ उनमें मैं विभिन्न विषयों पर अपनी बातें कहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा होती है कि आपके साथ अपनी बातें शेयर करूँ, और यदि आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, और उससे मुझे भी फ़ायदा होता है कि मैं अपनी सोच को मॉडिफाई भी करता रहता हूँ, अपग्रेड करने का मौका मिलता है। किसी कमेंट से बहुत अच्छी सलाह भी मिल जाती है, तो उससे मुझे भी फ़ायदा होता है। मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ और अपडेट भी करता हूँ अपने आप को समय के मुताबिक। तो इसीलिए आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।